ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो वो क्या है? जावास्क्रिप्ट के ट्री या लॉजिकल ट्री के फॉर्मेट में आपके डॉम का या डॉक्यूमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? ब्राउजर। ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? वो इंटरफेस आपका ब्राउजर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसकी एक मेथड भी हमने देखी थी, कौन सी? गेट एलिमेंट बाय आईडी के, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग आईडी, तो आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। तो सेम और भी कुछ मेथड्स है, उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आज के लिए कोई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको बोलेंगे हम लोग डॉम डॉट एच टी एम एल में कुछ कोड ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, कल जैसे लिखा था वैसे ही कुछ कोड ऐड कर लेते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ लिखना है, समझ लीजिए। तो पैराग्राफ अभी कुछ पता नहीं है, तो फिर हम कुछ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। फिर आप कहीं से कॉपी करके रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे सेम एक दो पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। और समझ लीजिए क्या करना है, महाराष्ट्र के लिए और एक पैराग्राफ ऐड करके रखना है। बराबर स्पेलिंग। उसको कुछ आईडी अप्लाई करेंगे। ये क्या है आपका? हेडिंग वन। ठीक है, और ये वाला क्या है? वन। ये क्या है? इसको एक आईडी अप्लाई करेंगे, हेडिंग टू। इस वाले को आईडी अप्लाई करेंगे, R2। तो कल हमने देखा आईडी का यूज करके हम लोग कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, डॉम के अंदर के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर पैराग्राफ टू ये वाला एलिमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है डॉम में से, तो कैसे फाइंड आउट करना है बताइए? क्या लिखना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट, पूरा डॉक्यूमेंट कैसे मिलेगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके। ठीक है, इससे आपको पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, तो उसके अंदर के पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो, और आईडी पता है हमें, तो गेट इन बाय आईडी का यूज कर सकते हैं। उसमें आईडी पास करेंगे किसका? उस पैराग्राफ का जिसको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? ये वाला। ठीक है, तो ये वाला टैग नहीं रिटर्न मिलेगा, वो एलिमेंट रिटर्न मिलेगा आपको है। तो इसको कंसोल पर लॉग करते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं पाथ, ब्राउजर पे जाके एड्रेस बार में पेस्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, अभी आपको कौन सा वाला पैराग्राफ आ रहा है? सेकंड पैराग्राफ, जिसका आईडी मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने कल के सेशन में देखा है कि आईडी का यूज करके एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट आप कर सकते हो। आज के सेशन में क्या देखना है कि अगर क्लास पता है आपको, समझ लीजिए कोई आईडी है ही नहीं, ठीक है, या फिर कोई क्लास अप्लाइड है, उस क्लास का यूज करके फाइंड आउट करना है एलिमेंट्स, तो फिर कैसे करेंगे? वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो वो देखते हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो समझ लीजिए कि पैराग्राफ को और एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि क्लास करके कुछ क्लास हमने प्रोवाइड करके रखा है ना। तो समझ लीजिए इसको क्लास है टेक्स्ट हाइफन, इसको कुछ कलर प्रोवाइड करेंगे हम, जी करके एक में क्लास, अब उसको प्रोवाइड करो टेक्स्ट हाइफन जी, या फिर क्लास में अप्लाई कर देता उसको। इन दोनों को भी एक क्लास अप्लाई है पैरा करके। ठीक है, अब इस क्लास का यूज करके मुझे ऐसे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ये एट्रीब्यूट हो, कौन सा वाला? पैरा। ठीक है, तो फिर पैराग्राफ उसका शॉर्ट फॉर्म है हमने। ठीक है, उसको कुछ समझ लीजिए क्लास अप्लाई करना है मुझे, या फिर उसको स्टाइल अप्लाई करना है उस क्लास का यूज करके, तो उसीलिए मैंने वो लिखा था। पर अगर मुझे वो फाइंड आउट भी करना है तो मैं उससे कर सकता हूँ फाइंड आउट, जैसे कि मैंने उसको कुछ स्टाइल अप्लाई कर दिया कि भाई उसका कलर क्या हो, कलर हो रेड। आईडी तो मिल रहा है। अब मुझे ये से सारे पैराग्राफ चाहिए जिनके ऊपर वो वाला क्लास अप्लाइड है, तो कैसे ढूंढेंगे फिर? उसके लिए कौन सा मेथड है?
तो वो देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने देखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी, आज हम देखने वाले हैं क्लास का यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सारे पैराग्राफ फाइंड आउट करने हैं। अभी मैं लिखता हूँ पैराज डॉक्यूमेंट डॉट, उसके लिए मेथड क्या है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स। मतलब आपको एक एलिमेंट नहीं मिलने वाला, एक से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का क्लास सेम हो सकता है। इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, आपका क्लास नेम, कि जहां जहां पे ये क्लास होगा वो सारे एलिमेंट्स को आपको वो रिटर्न करेगा। पर अभी यहाँ पे तो सिंगल एलिमेंट को कर रहा था, यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंट को करेगा। तो एक से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे कैसे स्टोर होंगे, तो आपको कैसे रिटर्न करेगा, एरे लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न करेगा। क्या है क्या, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता तो फिर ठीक था, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू ही है, पर वो एरे लाइक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो चेक करते हैं कंसोल पे लॉक करके, ताकि आपको समझ में आए कि आउटपुट क्या है। रिलोड करते हैं तो आप देखिए अभी आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल कलेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। एचटीएमएल कलेक्शन सेम एरे के जैसा ही है। उसके अंदर क्या क्या है, ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, मतलब उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे एरे के अंदर होता है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एरे यूज करते हैं। वैसे सेम एचटीएमएल कलेक्शन है, बस क्लास अलग है, काम सेम एरे के जैसा ही करेगा। आप उसको इटरेट कर सकते हो, इंडेक्स कर सकते हो, ठीक है। मेथड्स वगैरह एरे के जैसे नहीं है उसमें, पर आप उसको इटरेट इंडेक्स कर सकते हो। देखिए पहला क्या आ रहा है, पहला पैराग्राफ आ रहा है, क्योंकि वहां पे आपका जो क्लास है वो मैच हो रहा है, पैरा नाम का क्लास। दूसरा भी पैराग्राफ आ रहा है क्योंकि वहां पे भी वो पैराग्राफ मैच हो रहा है। पर अगर समझ लेते कि मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे और एक पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, और यहाँ पे मैं ये कोई क्लास प्रोवाइड नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसको मैं कोई आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ। पर इस वाले पैराग्राफ को मैं वो क्लास प्रोवाइड करने वाला नहीं हूँ। इसको मैंने क्लास प्रोवाइड किया है क्या, नहीं। ऊपर वाले इसको है, इसको भी है, और ये पहले वाले पैराग्राफ को भी है। तो जब भी मैं फेच करूंगा तो मुझे पैरा वन पैरा टू आ रहा है। ठीक है, कलेक्शन के अंदर कितने हैं, 0 और 1, मतलब सिर्फ दो ही पैराग्राफ आ रहे हैं। तीसरा वाला आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे वो क्लास मैच ही नहीं होगा। वो जब भी उस ट्री के अंदर ढूंढेगा तो सिर्फ दो ही जगह पे क्या हो रहा है, क्लास मैच हो रहा है, तो सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। तीसरा वाला मिलेगा क्या फिर, क्योंकि उसके एलिमेंट जो भी है मतलब पैराग्राफ ही है, पर वहां पे कोई क्लास है क्या हमने अप्लाई किया हुआ, वहां पे वो क्लास मैच ही नहीं होगा। क्लियर है क्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास का यूज करके भी, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं एलिमेंट्स। कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड क्या है, गेट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यहाँ पे एस लिखना है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। जैसे पहले क्या यूज किए थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी देके उस आईडी को जहां पे भी मैच होगा वो सिंगल एलिमेंट रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे वो क्या रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल कलेक्शन। क्या रिटर्न कर रहा है, एचटीएमएल कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या आपको, यस नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है क्या, हेलो। हाँ सर। तो क्लासेस का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पर ये याद रखना है कि जैसे आईडी में सिंगल एलिमेंट मिल रहा था, यहाँ पे कोई सिंगल एलिमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एचटीएमएल कलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको जैसे आपको बताया कि भाई आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स भी कर सकते हो उसको। अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ पहला वाला पैराग्राफ चाहिए, से बहुत सारे पैराग्राफ होंगे पर उसमें से सिर्फ पहला वाला चाहिए होगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको फेच कर सकता हूँ इंडेक्सिंग का यूज करके। तो चेक करते हैं, देखिए रिलोड करता हूँ, तो आपको दिख रहा है, क्लियर है क्या। अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिखता तो फिर उस कलेक्शन के अंदर का जो दूसरा एलिमेंट है वो मुझे मिलता, मतलब दूसरा सेकंड पैराग्राफ। क्लियर है क्या। तो आप क्या कर सकते हो, एचटीएमएल कलेक्शन को सेम इटरेट भी कर सकते हो और इंडेक्स भी कर सकते हो। इटरेट कैसे करेंगे, फिर उसको फॉर ऑफ का, फॉर इन का यूज करके, जो भी आपको चाहिए वो। क्लियर है, क्लियर है नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो आप उसको इंडेक्स या फिर इटरेट कर सकते हो। तो ये आपको क्लास नेम वाला क्लियर है क्या, क्लास नेम का यूज करके कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें थर्ड वे देखना है, कि समझ लेते हैं कि क्लास नेम भी नहीं है, कोई ऐसा टैग होगा कि जिसको क्लास भी नहीं है और आईडी भी नहीं है, फिर भी उसको फाइंड आउट करना है। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपको सारे पैराग्राफ्स फाइंड आउट करने हैं,
इररिस्पेक्टिव कि उसको आईडी क्या है या फिर उसका क्लास क्या है। तो फिर अगर सारे पैराग्राफ्स फाइंड आउट करने तो इससे हो गए क्या, वो आईडी से सारे पैराग्राफ्स कैसे मिलेंगे। और इससे भी मैं ट्राई करूंगा तो इसमें तो क्लास देना पड़ेगा, इससे पैराग्राफ थोड़ी ना होंगे। पर अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर टैग है उससे अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप तीसरा वे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है, वो वाला वे, उसमें आपको मेथड कौन सा यूज करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किए हैं, क्लास नेम यूज किए, अब कौन सा यूज करना है, टैग नेम। और यहाँ पे आपको दिखेगा गेट एलिमेंट्स लिखा है, क्या लिखा है, गेट एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है आपको, HTML कलेक्शन। क्लियर है क्या, यहाँ पे भी सेम आपको HTML कलेक्शन मिलने वाला है। जहां जहां पे मैच होगा वो सारे पैराग्राफ आएंगे। यहाँ पे फिर आपको क्या पास करना है, जो टैग आप सर्च करना चाहते हो उस टैग का नाम। तो हमें कौन सा टैग सर्च करना है, पैराग्राफ, इसलिए हमने P टैग लिखा है। तो हमें क्या रिटर्न करेगा वो एक बार कंसोल पे लॉग करके देखते हैं कि आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। अब हम क्या सर्च कर रहे हैं कि पूरे ट्री में जहां जहां पे ये वाला टैग मैच हो जाए वो सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाए। तो मिल रहे हैं क्या, चेक करते हैं। रिलोड करेंगे तो आप देखिए आपको HTML कलेक्शन मिल रहा है, जो पहले भी मिल रहा था। पर अब की बारी उसमें तीनों भी पैराग्राफ आ गए हैं। इररिस्पेक्टिव कि उसको कौन सा क्लास है कौन सा आईडी है वो चेक किए क्या उसने, नहीं, जहां जहां पे पैराग्राफ टैग मैच हुआ है वो सारे उसने रिटर्न कर। और सेम HTML कलेक्शन की प्रॉपर्टीज आपको पता है कि आप उसको इटरेट या फिर इंडेक्स कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो ये समझ में आया कि आपको टैग नेम समझ में आया, क्लास नेम की जैसे ही है, पर आपको यहाँ पे क्लास नहीं देना है, यहाँ पे आपको टैग देना है और टैग से आप ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर मुझे सारे हेडिंग्स ढूंढने होंगे तो अभी ये सारे हेडिंग्स के लिए मैंने क्या टैग रखा है, देखिए H2 करके टैग रखा है। हेडिंग्स के लिए मैंने H2 टैग रखा है, अगर H1 रखा होता तो H1 लिखते यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, H2। तो उससे मुझे सारे हेडिंग्स मिल जाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं मिलेंगे, अभी क्या मिलेंगे, हेडिंग्स। अब मैं उसको चेक करता हूँ कि मुझे मिल रहे हैं क्या सारे हेडिंग्स, ये ऊपर वाला कमेंट कर लेते हैं, है ना। तो चेक करते हैं कि अब की बारी हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। तो अभी HTML कलेक्शन ही मिल रहा है और उसके अंदर क्या आ रहे हैं, सारे हेडिंग्स। वो चेक कर रहा है कि उसको क्लास है नहीं है, आईडी है नहीं है, नहीं, सारे हेडिंग्स आएंगे जहां जहां पे टैग कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए क्या कौन सा टैग है, H2 अगर H3 H1 H4 ऐसा कुछ होता तो आते क्या, नहीं, जहां पे मैच होगा वही आएंगे। तो ये क्लियर है अभी, क्लास नेम और टैग नेम दोनों भी। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या आपको। यस सर। ठीक है, और एक है सिलेक्टर्स, हमने CSS में सिलेक्टर्स सीखे हैं, याद है, कौन से सिलेक्टर सीखे हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, है ना। तो ये सब सिलेक्टर्स यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, वो जहाँ पे सिलेक्टर्स यूज किए थे वो सिलेक्टर्स का यूज करके भी डॉम में अगर आपको कोई एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो सिलेक्टर्स का यूज करके अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी दो अलग अलग वेज है। ठीक है, तो वो कौन से वेज है वो समझ लेते हैं। ठीक है? ये क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ ताकि आपको ये जब स्क्रीनशॉट लोगे ना आप तो समझ में आए कि ये क्या किए है हमने तो। तो अभी थोड़ा समझ में आएगा कि ये यहाँ से आईडी के लिए लिखे है, यहाँ पे क्लास नेम, तो यहाँ पे टैग नेम के लिए लिखे है। क्लियर है। अभी हम लोग को क्या देखना है, सिलेक्टर्स के बारे में देखना है। दो टाइप की सिलेक्टर्स आपको मिलेंगे, क्यूरी सिलेक्टर और दूसरा क्यूरी सिलेक्टर ऑल। तो वो दोनों भी जैसे उनका नाम है तो वो सिलेक्टर्स का यूज करके सर्च करेंगे आपके डॉम में और आपको एलिमेंट्स रिटर्न करेंगे। तो पहले हमें देखना है क्यूरी सिलेक्टर, ये कैसे वर्क करता है उसको देख लेते हैं। लेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ डॉक्यूमेंट डॉट, तो क्या लिखना है आपको, मेथड का नाम क्या है आपके, क्यूरी सिलेक्टर। और उसके अंदर आप कुछ किसी भी टाइप का सिलेक्टर लिख सकते हो, मतलब आईडी सिलेक्टर लिख सकते हो, क्लास सिलेक्टर भी लिख सकते हो, या फिर आप टैग सिलेक्टर भी लिख सकते हो। तो समझ लीजिए मुझे आईडी से ढूंढना है तो मैं कैसे लिखूंगा, फिर आईडी सिलेक्टर मतलब हैश और पैरावन। तो अभी ये क्या करेगा,
वो आईडी जहां पे भी मैच होगा वो फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। अभी क्यूरी सिलेक्टर के बारे में एक याद रखना है कि वो क्या करता है, पहला वाला मैचिंग रिकॉर्ड आपको रिटर्न करता है, दूसरे रिकॉर्ड्स को चेक नहीं करेगा, पूरे डॉम में ट्रैवर्स करेगा और जहां पे उसको फर्स्ट टाइम मिलेगा मैच हुआ वो रिटर्न करेगा। अगर हमने उसको क्लास दिया तो वो सारे क्लासेस वाले एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेगा, जहां जहां पे मैच होगा तो पहला वाला मैचिंग ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आईडी के टाइम पे तो ऐसा इश्यू ही नहीं है क्योंकि एक ही बार होगा, है ना। तो आपको क्या रिटर्न कर रहा है देखिए, तो जो पैराग्राफ हमने ढूंढा है तो उसका आईडी क्या होना चाहिए, उसका सिलेक्टर क्या है, हमने लिखा हुआ पैरा 1। तो अब देखिए रिलोड करते हैं हम लोग, तो आपको आ रहा है पैरा 1। क्लियर है क्या। तो अगर यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर ना लिखते हुए, यहाँ पे मैं आईडी सिलेक्टर ना लिखते हुए अगर कोई दूसरा वाला सिलेक्टर लिखता हूँ, जैसे कि क्लास सिलेक्टर, और उसमें मैं क्लास देता हूँ पैराग्राफ। ये कौन सा सिलेक्टर लिखे हम लोग, क्लास सिलेक्टर, उसके सामने क्या लिखा है डॉट, तो ये कौन सा सिलेक्टर है, क्लास सिलेक्टर। तो अब ये क्लास तो एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर अप्लाइड है, जैसे कि ये पैराग्राफ पे भी है और ये नीचे वाले पैराग्राफ पे भी है। तो फिर कौन सा पैराग्राफ आएगा, तो जहां पे फर्स्ट मैच होगा वो वाला पैराग्राफ, तो यहाँ पे पहली बार मैच होगा तो यही वाला पैराग्राफ आएगा। इसके बाद में अगर 100 पैराग्राफ को भी वो क्लास अप्लाइड है तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, ये क्या रिटर्न करेगा क्यूरी सिलेक्टर ऑलवेज, वो सिलेक्ट तो करेगा आपके लिए पर कौन सा एलिमेंट जो फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है वही, जो ट्री में उसको पहली बार ही मिल जाए वो आपको रिटर्न करेगा। क्लियर है क्या ये। तो चेक करते हैं हम लोग को कौन सा वाला पैराग्राफ मिल रहा है, रिलोड करते हैं तो फिर भी वही वाला पैराग्राफ मिल रहा है। नीचे वाले 2 पैराग्राफ उनमें से कोई मिल रहा है क्या, क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर का काम क्या है, उसमें आप सिलेक्टर कोई भी लिखो, आपको कौन सा वाला एलिमेंट मिलेगा जो पहली बार ही मैच होगा, जहां पे वो एट्रीब्यूट है, जो भी सिलेक्टर आप लिख रहे हो पहली बार ही मैच होगा। और एक एग्जांपल करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा और एक अलग से सिलेक्टर यूज करेंगे। अभी कौन सा सिलेक्टर यूज करेंगे हम लोग, टैग सिलेक्टर। क्लियर है, टैग थोड़ा अलग लिखता हूं मैं अभी, टैग लिखता हूं H2। कौन सा लिखे है, H2 टैग। और मैं कौन सा हेडिंग आपको रिटर्न मिल रहा है वो चेक करते हैं कि भाई H2 टैग जहां पे भी मैच होगा वो वाला पहला एलिमेंट आपको ये रिटर्न करेगा, पहला हेडिंग आपको रिटर्न करेगा। रिलोड करते हैं तो अब देखिए पहला वाला ही हेडिंग रिटर्न कर रहा है, दूसरा भी H2 टैग है और तीसरा वाला भी H2 टैग ही है, पर आपको वो रिटर्न कर रहा है क्या, वो नहीं, पहला ही जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो रिटर्न कर। तो आपको क्लियर है क्या ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स सबको क्लियर है ये। तो क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, यहाँ पे आपको क्या लिखने हैं, सिलेक्टर्स। अगर आईडी सिलेक्टर लिख रहे हो तो फिर आपको हैश लिखना है उसके सामने, आईडी के सामने। और अगर आप क्लास सिलेक्टर लिख रहे हो तो फिर डॉट और क्लास सिलेक्टर। और अगर टैग सिलेक्टर लिख रहे हो तो फिर वैसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टैग का नाम लिख दोगे तो भी हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। और क्यूरी सिलेक्टर, और ये क्या रिटर्न करेगा आपको, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट, जहां पे भी वो सिलेक्टर आप उसको मिल जाएगा मैच हुआ होगा, वो सारे एलिमेंट्स नहीं रिटर्न करेगा, पहला ही मैचिंग आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अब और एक उसके साथ आपको मिल जाएगा क्यूरी सिलेक्टर, जैसे हमने यूज किया क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है। अगर आप चाहते हो कि वो सिलेक्टर जहां जहां पे मैच हो वो सारे रिकॉर्ड्स या सारे आपको एलिमेंट्स मिल जाए तो फिर उसके लिए कौन सा यूज करना है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल। क्यूरी सिलेक्टर ऑल में आप कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, सॉरी, हाँ कोई भी सिलेक्टर यूज कर सकते हो, आईडी क्लास या फिर टैग जो भी है, पर आपको सिंगल एलिमेंट ये कभी भी रिटर्न, तो आपको क्या रिटर्न करेगा फिर ये, अगर आप क्यूरी सिलेक्टर ऑल लिख रहे हो तो फिर, तो यहाँ पे अगर आप आईडी सिलेक्टर भी यूज करते हो, क्लास सिलेक्टर या कोई भी सिलेक्टर, तो आपको ये क्या करेगा, हर बारी एक एरे लाइक एलिमेंट रिटर्न करेगा। कैसा रिटर्न करेगा, एरे लाइक, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा वाला मेथड यूज किया है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पे पैरा 1 सिलेक्टर रखा है और यहाँ पे पैराज रखा है, तो उसमें क्या रिटर्न होता है वो आपको चेक करना है। अब आपको क्या मिल रहा है, नोड लिस्ट। ये सिंपल एचटीएमएल कलेक्शन के जैसा ही है, एरे लाइक एलिमेंट है, उसको भी आप इंडेक्स कर सकते हो और इटरेट भी कर सकते हो। इसमें क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है क्योंकि एक ही बार मैच हो रहा है। क्लियर है क्या ये, इसमें और क्यूरी सिलेक्टर में बस एक डिफरेंस है कि ये आपको एक ही पहला ही रिकॉर्ड या फिर रिकॉर्ड बोलो में एलिमेंट, पहला ही एलिमेंट रिटर्न करेगा जहां पे मैच हो रहा है, और ये आपको सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जहां जहां पे वो मैच होगा, सिलेक्टर मैच होगा। पर किसमें रिटर्न करेगा,
नोड लिस्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट में रिटर्न करेगा? नोड लिस्ट, जो कि एरे लाइक एलिमेंट ही है। ठीक है, इसको कमेंट करता हूं मैं। अभी दूसरा सिलेक्टर ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे क्लास सिलेक्टर, तो अब की बारी फिर से नोड लिस्ट ही मिलेगा, पर उसके अंदर जहां जहां पे ये क्लास मैच होगा वो सारे एलिमेंट आएंगे, ना कि पहला ही एलिमेंट आएगा। क्लियर है क्या? सारे एलिमेंट, सारे पैराग्राफ मिल जाएंगे जहां जहां पे वो मैच हो रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला पैराग्राफ मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जगह पे पैरा वन अप्लाइड है, सॉरी पैरा क्लास अप्लाइड है। तो देखिए नोड लिस्ट के अंदर अभी क्या क्या आ रहा है? पहला वाला पैराग्राफ और दूसरा वाला, क्योंकि वहीं पे सिर्फ कौन सा क्लास अप्लाइड है? पैरा। तीसरा वाला पैराग्राफ आ रहा है कि नोड लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे सिलेक्टर मैच ही नहीं हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे बस अलग से क्या आ रहा है, क्लास नेम से अलग से क्या करे यहाँ पे, वो नोड लिस्ट में आ रहा है, ना कि एचटीएमएल कलेक्शन। क्या क्लियर है क्या? और उसको भी आप इंडेक्स कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। क्लियर है ये? तीसरा वाला ट्राई करके देखते हैं कि अगर हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, टैग सिलेक्टर यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है रिटर्न? तो सेम चीज यहाँ पे आपको हेडिंग सारे मिलेंगे, पर वो किसके अंदर होंगे? नोड लिस्ट के अंदर। चेक कीजिए, जहां जहां पे ये सारे टैग मैच हो रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको रिटर्न मिल जाए। किसमें? नोड लिस्ट के अंदर। तो इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है, आप उसको इटरेट भी करके देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। तो अभी ये सारे मेथड्स आपको क्लियर है क्या? गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का यूज करके फेच करना है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है या ट्रैवर्स करना है डॉम में, और एक एलिमेंट आपको ढूंढना है उसमें से। अगर आप आईडी नहीं है समझ लीजिए उसके पास, ठीक है, आईडी का यूज नहीं करना है, तो आप क्लास का भी यूज कर सकते हो, है ना, क्लास का यूज करके भी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, पर आपको जहां जहां पे क्लास मैच होगा वो सारे HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा वो, मतलब HTML कलेक्शन के फॉर्मेट में आपको सारे एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। फिर टैग नेम, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? HTML कलेक्शन ही मिलेगा, जहां जहां पे वो टैग मैच हो रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट में, वो सारे एलिमेंट्स किस में आएंगे? वो HTML कलेक्शन के अंदर। फिर से क्यूरी सिलेक्टर में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा वाला? जो फर्स्ट टाइम मैच हो रहा है। ठीक है, जहां पे या तो आप आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर, कोई भी सिलेक्टर यूज करो, जहां पे फर्स्ट टाइम मैच होगा वो वाला आपको एलिमेंट मिल जाएगा। और क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या कर रहा है उसके अलग, कि फर्स्ट मैचिंग नहीं, सारे के सारे ही आपको रिटर्न करेगा जहां जहां पे वो सिलेक्टर मैच होगा, पर कौन से फॉर्मेट में? नोड लिस्ट। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं रिटर्न यहाँ पे लिखते हो टर्न्स नोड लिस्ट, और उसके अंदर होंगे आपके एलिमेंट्स, है ना। और यहाँ पे ऊपर क्लास नेम हो, टैग नेम हो, ठीक है, आईडी छोड़ के जो भी है हमने देखे, क्लास नेम और टैग नेम, उन दोनों टाइम पे वो क्या रिटर्न करेगा? HTML कलेक्शन, है ना। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी HTML कलेक्शन। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न करेगा डायरेक्ट, अगर मैच होगा तो, नहीं मैच होगा तो नल रिटर्न करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी एलिमेंट ही रिटर्न करेगा, है ना। अगर मैच हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट, वो रिटर्न करेगा। ठीक है, पर यहाँ पे नोड लिस्ट रिटर्न करेगा, ना कि एलिमेंट। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है समझने के लिए। तो ये सारी मेथड जो भी हमने देखी है वो क्लियर है क्या आपको? किसी में पर्टिकुलर में डाउट है या सभी में ही डाउट है? कुछ डाउट है तो पूछिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या आपको कुछ डाउट है? यस। No. ठीक है, तो हम ये सब क्यों कर रहे थे, ये मेथड्स का यूज क्यों कर रहे थे? कि डॉक्यूमेंट में से आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स फाइंड आउट करते आए। ठीक है, अब आप ये सीख गए तो आपको और एक चीज मैं आपको बताना हूँ, कि अगर आप एलिमेंट तो फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, तो एलिमेंट फाइंड आउट करने के बाद में आप उसका, ये जो सीख रहे हैं हम लोगों को, क्यों सीख रहे हैं? कि हमारा डॉक्यूमेंट जो भी है उसको हम इंटरेक्टिव बना पाए, उसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाए।
तब उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इंटरेक्ट मतलब कि उसका कोई स्टाइलिंग चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है ना, वो सारी चीजें, या फिर किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है उसको एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंसोल पे ही दिखा रहा हूँ, आप उसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, पर अब कंसोल पे ही दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं कोई एलिमेंट अगर फाइंड आउट करता हूँ, है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसमें क्या लिखेंगे आपका आईडी, क्या है आईडी, पैरा 1, तो पहला पैराग्राफ मिल जाएगा। देखिए मिल रहा है क्या पहला पैराग्राफ, ठीक है। तो अगर इस पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट मुझे चाहिए होगा तो फिर वो कैसे फेच करूंगा, कैसे फेच करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पैरा 1 डॉट इनर टेक्स्ट एट, क्लियर है क्या। जब भी एलिमेंट आप फेच करोगे तो अगर उसके अंदर का अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है, इनर टेक्स्ट, इससे आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा। क्लियर है ये, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है क्या, कि अगर आप कोई भी यस एलिमेंट सर। हो उसके अंदर का आपको टेक्स्ट चाहिए तो फिर उसके लिए क्या प्रॉपर्टी लिखना है, इनर टेक्स्ट। अगर अभी मुझे वो टेक्स्ट चेंज करना होगा तो सिर्फ क्या करना है, इसी इनर टेक्स्ट को नया वैल्यू असाइन कर दीजिए, चेंज हो जाएगा वो। कैसे करेंगे, पैरा 1 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, इससे वो जो टेक्स्ट अभी लिखा है हमने ये लॉरेन इप्सम, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है क्या, किसका चेंज होगा, सिर्फ इसी पैराग्राफ का, सिर्फ इसी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट, पहले क्या था ये वाला, अभी हमने उसको नया वैल्यू असाइन किए हैं, तो अब क्या हो रहा है आपको वो डॉक्यूमेंट में चेक करना है, हो रहा है क्या, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो उसका जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे भी देखिए आप, पैराग्राफ में दिख रहा है टेक्स्ट चेंज हेलो वर्ल्ड, क्लियर है क्या। जहाँ पे ये पैरा 1 आईडी था उसका जो टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट मतलब ये वाला, उसके बीच में जो टेक्स्ट लिखे हैं हम लोग, तो वो हमने उसको क्या असाइन किया उस प्रॉपर्टी को, हेलो वर्ल्ड। जो पहले था वो अभी चेंज हो गया है, क्लियर है। अगर फिर से अगर करना है तो फिर से हम चेंज कर सकते हैं, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ अलग से, हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इंडिया इज अ ग्रेट नेशन, ग्रेट कम हो गया क्या, ग्रेटेस्ट नेशन। अभी क्या हो रहा है, टेक्स्ट चेंज हो गया, तो समझ में आ रहा है क्या इनर टेक्स्ट आपको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो एलिमेंट फाइंड आउट करके ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इनर टेक्स्ट का समझ में आया, फेच कैसे करना है और चेंज कैसे करना है, बस आपको एलिमेंट फाइंड आउट करते आना चाहिए, फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, उसका टेक्स्ट फेच भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये तो हो गया टेक्स्ट के बारे में। अभी अगर स्टाइलिंग चेंज करना होगा तो फिर से एक बार फेच करता हूँ, मैं फेच कर लिया। अभी अगर उसका स्टाइलिंग चेंज करना है, जैसे कि पहले वो रेड कलर में दिख रहा है, वो अगर मुझे चेंज करना है तो मैं उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा। अभी एट्रीब्यूट में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से स्टाइल, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, कोई अगर एट्रीब्यूट होगा, सॉरी पैरा 1 लिखाना पड़ेगा यहाँ पे, अभी कुछ नहीं लिख रहा है यहाँ पे। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो क्या लिखना है, पैरा 1 डॉट स्टाइल डॉट, और उसके सामने आप आपका कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है? जैसे कि कलर अप्लाई करना है, तो कलर इज इक्वल टू, मैं अब लिखता हूँ उसको ब्लू, तो इससे क्या होगा, तो उसका उसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट था वही चेंज हो जाएगा, और उसमें कौन सा प्रॉपर्टी उसको असाइन होगा, तो देखिए हो रहा है क्या, हो रहा है क्या। और अगर आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी वो दिखाई देगा स्टाइल कलर ब्लू। तो क्या यहाँ पे हमने वैसा कुछ लिखा है क्या, स्टाइल कलर ब्लू, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या हमने वो स्टाइल कलर ब्लू, तो लिखा ही नहीं है हमने। फिर वो आ कहाँ से रहा है, तो हमने उसको डॉम में से उसको फेच किया, और इसका एट्रीब्यूट जो था स्टाइल करके वो चेंज किया, उसमें भी प्रॉपर्टी कौन सा चेंज किए, कलर, तो आप यहाँ पे उसको देख सकते हो, उसको वो अलग से अप्लाई होगा। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे कोई स्टाइल आपको नहीं, वो हमने अलग से जब लोड होने के बाद में उसको अप्लाई किया, क्लियर है क्या ये। तो हम वैसे उसका स्ट्रक्चर तो चेंज कर सकते हैं इनर टेक्स्ट का यूज करके, स्टाइल भी चेंज चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पहले उसको फेच करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पैरा 1 डॉट क्या चेंज करना है हमें, स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि पहले हमने दिया ही नहीं था पर हमें अलग से असाइन करना है, डॉट कलर इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे जो भी आपको असाइन करना है, समझ लीजिए मैं येलो असाइन करता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए, अभी दिख रहा है कि कोई स्टाइल एट्रीब्यूट, कुछ कलर वगैरह कुछ अप्लाइड है यहाँ पे। तो अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया। यहाँ पे एलिमेंट ना आई है, दिख रहा है आपको, स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई हुआ दिख रहा है। अभी अगर आपको एट्रीब्यूट्स फेच करने हैं कि उसका आईडी क्या है, क्लास नेम क्या है, वो सब कुछ, तो वो भी आप फेच कर सकते हैं। तो पैरावन डॉट आईडी, तो देखिए आपको आईडी मिल रहा है। तो ऐसे आप एट्रीब्यूट्स भी फेच कर सकते हो। क्लियर है क्या ये? तो आपका जो भी एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट आप कैसे फेच करोगे? आपका जो भी वेरिएबल में आपने वो स्टोर करके रखा वो वेरिएबल डॉट एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, जैसे हमने स्टाइल फेच किया है, तो फेच नहीं किया हमने, उसको असाइन किया नए से। ठीक है, हम असाइन भी कर सकते हैं अगर हमें चाहिए कुछ चेंज करना है तो। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि स्टाइलिंग या फिर एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस करना है तो? यस, नो? ठीक है। और टेक्स्ट एक्सेस करना है या फिर चेंज करना है तो उसके लिए क्या है? इनर टेक्स्ट। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है कि ये, अगर किसी टैग के अंदर कुछ आपने लिखा है, कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो उसको कैसे एक्सेस या चेंज करेंगे? इनर टेक्स्ट का यूज करके। और स्टाइलिंग कैसे करेंगे हम लोग? स्टाइल डॉट और समथिंग, जो भी प्रॉपर्टी हो आप उसको असाइन कीजिए। फिर जैसे कि अगर समझ लीजिए उसको मुझे बॉर्डर असाइन करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा फिर? स्टाइल डॉट बॉर्डर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज अगर मल्टीपल वर्ड्स है तो आपको कैमल केस में देना है, जैसे कि बॉर्डर नहीं, हम दूसरा कुछ असाइन करते हैं जिसमें एक से ज्यादा वर्ड हो, जैसे बैकग्राउंड कलर। तो नाम कैसा लिखना है फिर आपको? बैकग्राउंड कलर। सी, ऐसे हाइफन नहीं लिखना है, बैकग्राउंड हाइफन कलर, जैसे हम लोग किस में लिखते थे सीएसएस में, वैसे नहीं लिखना है ना। बैकग्राउंड कलर कैसे लिखेंगे? बैकग्राउंड स्मॉल में, और कलर होगा तो सी कैपिटल, और एक वर्ड होगा इसके साथ में तो फिर उसका भी वर्ड कैपिटल। कैमल केस फॉलो करना है यहाँ पे। इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे, तो आप देखिए बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? उसका स्टाइलिंग और स्ट्रक्चर। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स भी अगर आप चाहो तो एक्सेस भी कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि ये? यस, नो? क्या है? जैसे और एक मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर समझ लीजिए आपके इसमें इनपुट टैग है, कोई फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हो और उसके लिए आपने एक इनपुट टैग लिखा है, टाइप टेक्स्ट, उसके बाद में नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, ऐसा कुछ है, एक इनपुट टैग है, दिख रहा है इनपुट टैग। ठीक है, अभी एक ही इनपुट है तो मैं, नहीं तो इसको आईडी दे देते हैं। तो हम बोलेंगे एफ एन करके एक आईडी दे दिया उसको। ठीक है, रिलोड करता हूँ मैं, उसको फेच करेंगे। अभी उसके कुछ एट्रीब्यूट्स में आपको चेंज या फेच करके दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि हमारे पास अभी ये क्या है, एक इनपुट टैग। सॉरी, कुछ तो गलत हो गया, क्या गलत हो गया? लोड फिर से करते हैं। आ रहा है। ठीक है, इनपुट आ रहा है फेच करने के बाद में। अभी अगर मैं चाहता हूँ कि उसको मैनिपुलेट करना है, अभी थोड़ा बहुत उसके एट्रीब्यूट चेंज करने हैं, इसके अंदर वैल्यू अगर कुछ चेंज करना है, अभी उसके एट्रीब्यूट फेच करने हैं मुझे, तो कैसे कैसे फेच कर सकते हो? एफ एन डॉट टाइप। तो आपको दिख रहा है क्या उसका एट्रीब्यूट टाइप क्या है, उसका वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। समझ में आ रहा है क्या? यस, नो? नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आ रहा बताइए? उसका एट्रीब्यूट है टाइप नाम का, अगर उसको फेच करना है तो उसके लिए हमने क्या किया, उसको सबसे पहले फेच किया यहाँ पे। ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो एफ एन डॉट टाइप लिखा है तो उसका वैल्यू आपको मिल रहा है, ये समझ में आया अभी? तो ऐसे एट्रीब्यूट्स फेच कर सकते हैं। अगर उसका नेम फेच करना होगा तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ पे? एफ एन डॉट नेम। आ रहा है क्या नेम? तो ऐसे उसके एट्रीब्यूट्स फेच कर सकते हैं। अगर आईडी फेच करना है तो क्या लिखेंगे? एफ एन डॉट आईडी। समझ रहे क्या अभी आप? और उसको अगर चेंज करना है, समझ लीजिए मुझको टाइप चेंज करना है, तो फिर क्या लिखूंगा मैं? एफ एन डॉट जो भी एलिमेंट है डॉट टाइप इज इक्वल टू, अगर मैं उसको नया टाइप असाइन कर दे दूंगा कि भाई मुझे टाइप चेंज करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसका टाइप पहले क्या था? टेक्स्ट। तो मैंने फेच भी ऐसे ही किया था, अगर उसको अपडेट करना तो मैं ऐसे ही करूंगा। टाइप को अब मैं क्या करूँ, टेक्स्ट की जगह पे नंबर। तो अब क्या हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए आपको ये आ रहा है क्या?
तो ये टेक्स्ट में आता है क्या ऐसा? इसका मतलब अभी उसका टाइप चेंज हुआ होगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप इनपुट का टाइप चेक कीजिए क्या है। पहले क्या था, हमने कोड में क्या लिखा है? तो ऐसे हम लोग एट्रीब्यूट्स को भी अपडेट कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो समझ में आएगा कैसे करेंगे? तो अगर उसमें कुछ वैल्यू नहीं है और अगर मुझे फिल करना है वैल्यू, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? फिल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ABCD। क्या हुआ है, एक मिनट चेक करते हैं। ABCD कैन नॉट बी पास और इट इज आउट ऑफ। हाँ, हमने अभी टाइप चेंज किया है ना उसका, वैल्यूज को नंबर टाइप का असाइन करेंगे अभी। तो अब देखिए असाइन हो गया, क्योंकि वो नंबर किया था हमने, तो वैल्यू चेंज हो गया है अभी इसका। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि वो वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली उसको असाइन हो जाएगा। पर क्लियर है क्या ये? समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। कोई भी एट्रीब्यूट अगर आपको चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, फेच करने के बाद में डॉट और वो एट्रीब्यूट का नाम, और वो फेच हो जाएगा। और अपडेट करना है तो फिर एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू जो भी नया वैल्यू देना है वो दे दीजिए, अपडेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो यही हमें बाद में भी यूज करना है। तो कब यूज करना है बाद में, मतलब कि इससे पहले हमें और एक चीज सीखना है, मतलब इवेंट्स। ठीक है, आप होता है ना कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, कहीं पे टेक्स्ट मतलब कर्सर लेके जाते हो किसी बटन पे, या फिर कुछ इनपुट देते हो, तो तब कुछ होता है ना? उसके बाद में कुछ होता है कि जैसे समझ लीजिए किसी बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ अलर्ट आ जाता है, या फिर किसी इनपुट पे टाइप करने के बाद में कुछ वर्क हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरेक्शंस। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इवेंट्स। ठीक है, तो ब्राउजर में, आपके जो ब्राउजर में या फिर आपकी विंडो में जो भी चल रहा है, या फिर आप जो भी कर रहे हो, जैसे कि मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, या फिर यहाँ पे कुछ इनपुट दे दिया, या फिर यहाँ पे मैंने इंडिया पे क्लिक कर लिया, डबल क्लिक कर लिया, तो ये सारे चीजें हैं, वो क्या है? इवेंट्स। मतलब मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ, उसमें कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहा हूँ, तो ब्राउजर के बीच में होने वाली इन एक्शंस को क्या कहते हैं? इवेंट्स। समझ में आ रहा है क्या? तो अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे माउस इवेंट्स। माउस से आप क्या क्या कर सकते हो? स्क्रॉल कर सकते हो, है ना? ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। जैसे कि समझ लिए बड़ा पेज है, तो आप क्या कर सकते हो? स्क्रॉल कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? सिंगल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है क्या? ये सारी चीजें आप माउस से कर सकते हो। आपके माउस के अलावा भी कोई चीजें हार्डवेयर से, और भी, और क्या चीजें, क्या हार्डवेयर है? और आपका जो, जहां से आप टाइप कर रहे हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? कीज, जहाँ पे आपकी स्पेस बार, या फिर जो नंबर कीज है, या फिर आप ABCD जो भी टाइप करते हो, ठीक है, तो आपका जो कीपैड जो भी है ना, वहां पे मैंने कुछ टाइप कर लिया, तो ये भी क्या है? इसके, ये भी, आप यहाँ पे कुछ भी चीज करोगे तो उसको भी, उससे भी क्या होंगे? कुछ इवेंट्स फायर होंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड इवेंट्स। क्लियर है क्या? तो ये हार्डवेयर इवेंट्स है कि मतलब आप कोई हार्डवेयर यूज कर रहे हो, जैसे कि माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, तो वो अगर आप यूज करते हो आपकी विंडो में, तो क्या होते हैं? कुछ इवेंट्स ऑकर होते हैं। ठीक है, उनको या तो माउस इवेंट्स बोलते हैं या फिर कीबोर्ड इवेंट्स बोलते हैं। और उसके अलावा भी कुछ इवेंट्स है, जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर लिया, इनपुट में कुछ एंटर कर लिया, ठीक है, ऐसे फॉर्म इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर विंडो इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ विंडो को रिलोड कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, तो वो इवेंट होने के बाद में आप चाहते हो कि कुछ चीज परफॉर्म या फिर कुछ हो। ठीक है, उसके ऊपर आप रिएक्ट करना चाहते हो कि भाई अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो मैं क्या चाहता हूँ? कि कुछ चीज परफॉर्म हो। ठीक है, तो वो कैसे होंगे? इवेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कौन से टाइप के इवेंट्स होते हैं, वो हमें भी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इवेंट के लिए एक नया पेज क्रिएट करेंगे, ये वाला वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और वन बाय वन हम लोग एक एक इवेंट देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एक ही टैग रखते हैं यहाँ पे, वन टैग। ठीक है, इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और एक बटन रखता हूँ, इसमें लिखता हूँ क्लिक। ठीक है, कौन से किए हैं हम? इवेंट्स।
थोड़ा एड्रेस चेंज करते हो उसका, या फिर आप कॉपी भी कर सकते हो उसको, है ना। तो आपको दिख रहा है वो पेज इवेंट्स वाला। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं। पर इवेंट तो ऑकर हो रहा है ब्राउजर में। कौन सा इवेंट ऑकर हो रहा है? सिंगल क्लिक। मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ पर कुछ कर नहीं रहा है। तो जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी को क्या बोलते हैं? इवेंट। तो ब्राउजर के अंदर होने वाली चीजों को क्या बोलते हैं? इवेंट्स। तो जैसे मैंने क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, रिलोड कर लिया वेब पेज को, तो ये सारे जो चीजें मैं कर रहा हूं उससे क्या फायर होंगे? इवेंट्स। तो बस मैंने क्या नहीं किया है कि वो इवेंट को हैंडल करने के लिए कुछ कोड ही नहीं लिखा। जैसे कि आपने क्या किया है कि आपके घर में अगर आपको फैन लगाना है और आपने बटन भी लगा लिए, फैन भी लगा लिया, पर बटन और फैन का वायरिंग ही नहीं किया, तो अगर आप बटन बंद करोगे या चालू भी करोगे तो फैन को कुछ होने वाला है क्या? नहीं। तो यहाँ पे बटन तो है, पर आपने उसको बताया कि भाई बटन प्रेस करने के बाद में होना क्या चाहिए? बताया क्या? मतलब इवेंट तो हो रहा है, आप बटन तो बंद चालू कर रहे हो ना, पर फैन चालू या बंद होगा क्या? नहीं, क्योंकि आपने उसका वायरिंग ही नहीं किया। अपने उस बटन को चालू या बंद करने के बाद में क्या हो, या उस बटन को बताया ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए होते हैं हैंडलर्स। तो यहाँ पे अगर कुछ इवेंट ऑकर हो रहा है तो उस इवेंट को हैंडल करने के लिए क्या होते हैं? हैंडलर्स। तो वो काम करेंगे उस इवेंट को फायर होने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल क्लिक के लिए कौन सा इवेंट होता है, यहाँ पे वो एट्रीब्यूट आपको लिखने हैं ऑन क्लिक। जैसे हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट लिखते हैं ना, हाइट, वेट, स्टाइल, आईडी, क्लास नेम, वैसे ही आप इवेंट्स को भी एट्रीब्यूट के जैसे ही लिखना है। ठीक है, तो जब भी आप क्या करो, माउस से सिंगल क्लिक करोगे इसी एलिमेंट के ऊपर, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो नहीं होगा वो ऑकर। कहाँ पे क्लिक करना है आपको? इसी बटन पे। और अगर ये बटन इस इवेंट को हैंडल कर रहा है, जैसे कि हम लोग करने वाले हैं, और इसके सामने आपको क्या लिखना है? आपका हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ हैंडल क्लिक नाम का। तो अभी ये जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा? जावास्क्रिप्ट फंक्शन, जो कि इस इवेंट को हैंडल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ नीचे। उस स्क्रिप्ट में वो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन आपको पता है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? तो उसका नाम हम लोग हैंडल क्लिक रखेंगे। और उसमें कुछ टेस्टिंग के लिए बस मैं एक कोड लिख देता हूँ कि भाई कंसोल पे लॉग करना है कुछ, तो कंसोल डॉट लॉग। सिर्फ इतना ही रखते क्लिक, कि आपको समझ में आए कि भाई क्लिक हुआ, और क्लिक होने के बाद में, सिंगल क्लिक होने के बाद में ये इवेंट फायर हुआ, और फायर होने के बाद में इस फंक्शन को कॉल गया, और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। समझ में आ रहा है कि ये सारा, जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक, तो क्या होगा? ये इवेंट फायर होगा। जैसे इवेंट फायर होगा तो ये क्या है? इवेंट हैंडलर, जो उस इवेंट को हैंडल करेगा। मतलब उस हैंडलर का मतलब क्या है कि वो इवेंट होने के बाद में करना क्या है। तो करना क्या है, तो वो सारा कोड इस हैंडलर के अंदर लिखा होगा। तो क्या करना है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कंसोल पे क्लिक ऐसे लॉग करना है। समझ में आया क्या? तो अब रिलोड करते हैं फिर से, कंसोल भी ओपन कर लेते हैं, कि थोड़ा जूम करता हूँ। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड के ऊपर, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड के ऊपर इवेंट तो आकर हो रहा है, पर उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं है। समझ में आया क्या? अभी मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? तो इवेंट हो नहीं रहा है ऐसा नहीं है, इवेंट हो रहा है। सिंगल क्लिक तो मैं कर रहा हूँ, ब्राउजर के बीच में ही कर रहा हूँ, पर फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसको हैंडल करने वाला कोई है नहीं। पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो कौन सा इवेंट हैंडल होगा? सिंगल क्लिक के लिए ऑन क्लिक। वो हैंडल करने के लिए मैंने फंक्शन भी लिखा है। कौन सा फंक्शन? हैंडल। तो वो इवेंट ऑकर होने के बाद में जैसे वो इवेंट फायर होता है, तो क्या होगा? हैंडल क्लिक नाम के जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल जाएगा, और वो फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करेगा? जो भी आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है क्या? तो हम लोग देखते हैं अभी। लोड करता हूं, फिर से क्लिक करता हूं, तो आप देखिए आ रहा है क्या? समझ में आया? तो अभी ये क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है आपके साथ। आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ काम कर रहा है आपके लिए, है ना। अगर आप चाहो कि उसको क्लिक करने के बाद में कुछ अलर्ट आना चाहिए, तो फिर वैसा लिखो आप कोड, है ना। अलर्ट, फिर हेलो ये। तो वो क्या करेगा फिर अभी? अगर मैं क्लिक करूंगा, वो हैंडल करेगा, और उसके बाद में कौन सा कोड एग्जीक्यूट करेगा? ये वाला अलर्ट देगा, मुझे एक अलर्ट मैसेज देगा। क्लियर है क्या? तो अब मैं हमारे वेब पेज के साथ क्या कर सकता हूँ? इंटरैक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी चाहे मैं उससे करवा सकता हूँ। इसका स्टाइलिंग, स्ट्रक्चर, पूरे वेब पेज में किसी भी एलिमेंट का अगर मैं चाहूँ चेंज करना, तो वो मैं
चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये भी पता है कि एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है और उनका स्टाइलिंग या टेक्स्ट या स्ट्रक्चर चेंज कैसे करना है। तो थोड़ा आ रहा है क्या अभी समझ में? ठीक है। तो वैसे ही कुछ इवेंट्स है, उनको पहले देख लेते हैं हम लोग, और बाद में उनका जो यूसेज है वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऑन डीबीएल क्लिक, ठीक है। तो इसके लिए हैंडलर सेम ही रखा है। आप देख सकते हो हैंडलर बदला है कि हमने, हैंडलर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। पर अब मैं अगर रिलोड करता हूं, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूंगा तो अलर्ट आ रहा है, और इसके ऊपर सिंगल क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि अब हमारा इवेंट कौन सा है? डीबीएल क्लिक। मतलब वो कौन से वाले इवेंट को हैंडल करेगा? सिर्फ डबल क्लिक को। अगर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो वो कुछ नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है क्या? तो सिंगल क्लिक के लिए कुछ नहीं करना है, पर डबल क्लिक करूंगा तो फिर वो इस इवेंट को ऑकर, ये इवेंट ऑकर होगा, और जैसे ही वो इवेंट फायर या ऑकर होगा तभी वो ये हैंडलर को कॉल करेगा। क्लियर है क्या आपको? तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स, आप अलग अलग टाइप के इवेंट्स है। ये तो अभी बोला डबल ट्वाइस या डबल, उसको क्लिक करने के लिए अभी 2 बार क्लिक करते हैं। देखिए आ रहा है क्या अभी? और इसके ऊपर सिंगल क्लिक करने पर आ रहा है, पर इसके ऊपर सिंगल क्लिक करने के बाद में नहीं आ रहा है, इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद में। समझ में आ रहा है? दोनों इवेंट्स क्लियर है? सिंगल क्लिक और डबल क्लिक के लिए, सिंगल क्लिक के लिए कौन सा है? ऑन क्लिक, और डबल क्लिक के लिए ऑन डीबीएल क्लिक। क्लियर है ये? तो जब भी ये इवेंट ऑकर होंगे, ठीक है, जब आप माउस से 2 बार क्लिक करोगे तो ये इवेंट ऑकर होगा, और माउस से एक ही बार क्लिक करोगे तो ये वाला इवेंट ऑकर होगा। क्लियर है दोनों भी इवेंट्स? ओके, ठीक है। एक इसके ऊपर रख देते हैं हम लोग, है ना। और तो फिर बटन्स के ऊपर ही रहने देते हैं अभी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। अभी एक भी बार क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना ही नहीं है, सिर्फ कर्सर लेके जाना है उसके ऊपर। तो उसके लिए कौन सा इवेंट है कि सिर्फ अगर आप कर्सर भी लेके जाते हो उसके ऊपर तो इवेंट ऑकर हो जाए। तो उसके लिए कौन सा इवेंट है? ऑन माउस ओवर। तो इसका मतलब क्या है कि क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर अगर आप उसके ऊपर कर्सर भी लेके जाओगे तो इवेंट ऑकर हो जाए। ऑन माउस ओवर का मतलब क्या है कि सिर्फ आप वो पॉइंटिंग डिवाइस या कर्सर आप उसके ऊपर लेके जाओगे तो इवेंट ऑकर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी ये कब ऑकर हो रहा है? सिंगल क्लिक के बाद में। ओके करते हैं। ये सिंगल क्लिक के बाद में कुछ नहीं कर रहा है, 2 क्लिक के बाद में ऑकर हो रहा है फिर ये। और अब मैं इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अभी वैसे आपको आवाज नहीं आएगा, पर आप सामने ही बैठे हो, आपको आवाज आ जाएगी क्लिक करने वाला हो कि नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, सिर्फ कर्सर लेके जा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऑकर हो गया, क्लिक नहीं किया है। ओके करते हैं इसको। फिर से अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो ऑकर हो रहा है क्या? तो ये भी एक माउस इवेंट ही है। अगर आप उस एलिमेंट के ऊपर सिर्फ कर्सर भी लेके जाओगे तो कौन सा इवेंट ऑकर हो गया फिर? ऑन माउस। क्लियर है क्या? अब उसका उल्टा भी है, कर्सर लेके जाने के बाद में अगर आप कर्सर निकालते हो तो उसके लिए भी इवेंट है। तो उसके लिए कौन सा इवेंट है फिर? ऑन माउस, ऑन माउस आउट। मतलब आप लेकर तो गए, और फिर अगर निकाले तो हम क्या चाहते हैं कि भाई कर्सर, माउस, उसके ऊपर कर्सर लेके जाने के बाद में नहीं फायर हो, लेके गए और फिर निकाले तो फिर वो फायर होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो देखते हैं, रिलोड करता हूं मैं। ठीक है, तो अब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूं, कुछ हुआ क्या? और अगर मैं कर्सर निकालूंगा तो अभी, तब कौन सा इवेंट ऑकर होगा? ऑन माउस आउट। देखते हैं, हो रहा है? समझ में आए ये? इसका मतलब क्या है कि कर्सर लेके जाएंगे तो ऑकर होगा, निकालेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके। और इसका मतलब क्या है? लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जब कर्सर उसके उस एलिमेंट का जो भी स्पेस है उससे हम बाहर हटाएंगे, बाहर कहीं पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? वो इवेंट ऑकर होगा। कौन सा? ऑन माउस आउट। क्लियर है क्या? तो ये माउस के कुछ इवेंट्स हैं, वो ज्यादातर आपने यूज किए होंगे, बहुत सारे वेबसाइट पे आपने यूज किए होंगे। ठीक है, अगर आपने
देखा होगा तो आप जब भी वेबसाइट यूज करते हो तो आप क्या करते हो, कुछ क्लिक करते हो, कुछ सिलेक्ट करते हो, डबल क्लिक करते हो, कभी कभी उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? या माउस यूज ही नहीं करते हो और, या कीपैड का ही यूज करते हो हर बारी? करते हो माउस यूज? माउस नहीं यूज करते हो तो माउस पैड का तो यूज करते होगे। ये सारे इवेंट आप माउस पैड से भी यूज कर सकते हो, अगर माउस भी नहीं है तो फिर ठीक है। कर्सर लेके जाना, हटाना, है ना? तो समझ में आएगा ये सारे इवेंट्स। ठीक है। तो आपको जब भी इवेंट ऑकर हो तो वो इवेंट ऑकर होने के बाद में हैंडल सबमिट या फिर जो भी आपने कोई फंक्शन लिखा होगा, हैंडल क्लिक जैसे हमने लिखा है, वो फंक्शन आपके लिए कुछ काम करके देगा। ठीक है, तो जो उसमें आप आपका कोड लिख सकते हो। हम्म, समझ में आ रहा है? ठीक है? उसका एक छोटा सा हम लोग क्या करेंगे अभी, एग्जाम्पल देखेंगे कि वेबसाइट्स में उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बाद में ज्यादा कलर्स भी उसमें ऐड कीजिए, अभी के लिए मैं 3 ही कलर रख रहा हूँ, है ना? और उसका क्या करना है तो मैं आपको बताता हूँ फिर क्या करना है उसका। तो देखिए, आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है और उसमें सिर्फ क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू ऐसा कुछ लिखा है। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ अभी कि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड, वो थीम चेंज हो जाए पूरा, फिर ग्रीन या फिर ब्लू हो जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ पैराग्राफ वगैरह ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आपका वेब पेज है, एक और लगे तो पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं इसमें। ऐसा कुछ वेब पेज है और मैं चाहता हूँ कि बटन्स पे क्लिक करने के बाद में क्या हो, आपका थीम चेंज हो जाए। क्लियर है क्या? ठीक है। तो अपने आप तो नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि क्लिक करने के बाद में कुछ करना है। तो उसके लिए फिर से क्या, कौन सा इवेंट हैंडल करना पड़ेगा, ऑन। तो क्या करना है उसके लिए, कुछ कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए स्क्रिप्ट में कुछ फंक्शन लिखेंगे हम लोग। ठीक है? उसके लिए सिंपल सा एक हम लोग लिखते हैं, चेंज थीम नाम का एक फंक्शन रखते हैं। क्लियर है क्या? क्या, और जब भी ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसको मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सा कलर देना है उसमें? तो उसके लिए हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे, वो कलर प्रोवाइड करेंगे उसको कि कौन सा कलर, भाई कौन सा कलर चेंज करना है हमें, तो चेंज करके रेड करना है। क्लियर है क्या? हमने उसको पास किया है वो कलर। वैसे सेम हम लोग नीचे भी कर लेंगे। यहाँ पे कौन सा पास करेंगे, ग्रीन, और यहाँ पे कौन सा पास करेंगे, ब्लू। मतलब हम उसको आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो जब भी फंक्शन लिखेंगे वो भी हमें पैरामीट्रिक लिखना पड़ेगा, तो उसको कुछ डेटा आ रहा है। ठीक है। इसका नाम क्या लिखा है हम लोग, चेंज थीम। तो इसमें क्या लिखना है, जो भी कलर आपको आया है, थीम या फिर जो भी कलर है वो। क्लियर है कि ये क्यों लिखा हमने? तो क्योंकि हमने यहाँ से उसको पास किए हैं, तो कॉलिंग के टाइम पे उसको आ जाएगा। एक बार के लिए मैं आपको कंसोल पे लॉक करके दिखाता हूँ कि आपको जब भी वो कॉल कर रहा है तो क्या पास कर रहा है। तो देखिए, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा रेड के ऊपर तो क्या होगा, फंक्शन को कॉल जाएगा। कौन सा इवेंट ऑकर होगा, ऑन क्लिक। किस फंक्शन को कॉल जाएगा, चेंज थीम, और उसमें क्या पास किया हम लोग, रेड कलर। तो इसमें क्या पास होगा फिर, रेड कलर। कंसोल पे क्या लॉग होगा, रेड। चेक कीजिए, तो देखिए रेड आ रहा है ना? इसको चेक कीजिए, ग्रीन आ रहा है। फिर करेंगे, इसको करेंगे तो फिर क्या आएगा। तो बस अभी हमें क्या करना है कि ये जो भी कलर आया है वो बैकग्राउंड पे उसको अप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे फिर, अभी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है क्या? पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करना है, किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ को अप्लाई करना है क्या हमें? नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट मतलब जो बॉडी टैग है, बॉडी पता है ना आपको, पूरे बॉडी को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना? तो बॉडी को कैसे ढूंढेंगे, बॉडी को कोई आईडी वगैरह कुछ अप्लाई किया है क्या आपने यहाँ, है क्या कुछ? और बॉडी टैग एक से ज्यादा बार होता है क्या, ऐसा कुछ है क्या, एक ही बार होता है ना? तो आप क्या कर सकते हो, उसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे फाइंड आउट, उसको ना तो आईडी है ना ही क्लास है, टैग तो है ना पर, या नहीं है टैग? ठीक है।
तो आप टैग का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप उसको? दो अलग अलग वेज है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट, कौन सा टैग यूज करेंगे हम लोग, सॉरी कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, उसमें कौन सा पास करेंगे, बॉडी टैग पास करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए, मिल रहा है कि पूरा बॉडी। और अगर मैं उसको ही बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूंगा, पर अभी ये कलेक्शन के अंदर है, क्यों? क्योंकि क्लास नेम लिखिए, तो क्या करेंगे, उसका जो पहला एलिमेंट है, क्योंकि कस्टमर कलेक्शन मिला है हमें, डॉट, सॉरी स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। ये ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमने यहाँ से कलेक्शन फेच किया, एक से ज्यादा एलिमेंट्स आपको आ रहे हैं, पर एक ही आएगा वैसे तो, क्योंकि एक ही बार बॉडी होगा कलेक्शन के अंदर आ रहे हैं। तो कलेक्शन का पहला एलिमेंट मतलब आपका बॉडी एलिमेंट है ना? तो उसका स्टाइल चेंज किया, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, वो क्या रखा है हमने, जो भी आपको रखना है वो। तो आप देखिए चेंज हो रहा है क्या। यहाँ पे अगर आप आके देखते हो, आप देखिए आपका बॉडी जो भी है उसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। यस नो, समझ में आया नहीं आया? बॉडी कैसे फेच किया वो समझ में आया क्या? टैग नेम का यूज करके, गेट एलिमेंट टैग नेम का यूज करके बॉडी टैग फेच किया। अदरवाइज उससे भी सिंपल वे क्या है, कि आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में से अगर आपको बॉडी फेच करना है तो डॉक्यूमेंट का प्रॉपर्टी ही है बॉडी, उससे आपको डायरेक्टली बॉडी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, ये टैग नेम का भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ऐसा करके भी बॉडी टैग को फेच कर सकते हो, दूसरे टैग को नहीं कर सकते पर इसको कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज टैग नेम का भी यूज करके, गेट इन टैग नेम का भी यूज करके कर सकते हो। स्टाइल डॉट, क्या लिखना है, स्टाइल डॉट, कौन सा प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं हम लोग अभी, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, अभी कौन सा कलर है जो हमें कॉलिंग के टाइम पे मिला था, वो वाला कलर उसको असाइन कर देंगे। ये समझ में आया क्या? यस नो बताइए। इससे क्या मिला, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से आपका बॉडी टैग, वो एलिमेंट, और उसका स्टाइल चेंज किए, प्रॉपर्टी कौन सा चेंज किए, बैकग्राउंड कलर, और उसको ये वाला कलर जो भी कॉलिंग के टाइम पे उसने पास किया था वो वाला कलर उसको असाइन कर दिया। मतलब जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला उसका बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। देखिए बन रहा है, क्लियर है क्या? यस नो? सर वो जो ठीक है। कलर हाँ की है वो क्लियर नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कलर जो किए है, हाँ मतलब हमने वैल्यू कलर की है, वो नहीं हाँ, समझा ये जो है ना, ये सिर्फ पैरामीटर है, तो जब भी आप कॉल करोगे ना उसको, कॉल कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। क्लियर है? जब आप क्लिक करोगे तो कौन से फंक्शन को कॉल जाएगा, चेंज थीम को। और यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमने पास किया वो किस में पास होगा, इसको कॉल जाएगा ना, तो ये कलर नाम के एट्रीब्यूट में या फिर पैरामीटर में वो पास होगा कलर, आपने जो भी पास किया होगा, समझ लिया रेड पास किया, तो इसका वैल्यू क्या होगा कलर का, पहले बटन पे अगर क्लिक किया तो कलर का वैल्यू क्या होगा, ये वाला स्ट्रिंग। क्लियर है क्या? यहाँ से हमने पास किया है ना रेड, यस सर। तो रेड पास हो गया, तो यहाँ पे कलर का मतलब क्या है, रेड, तो वही उसको असाइन किया हम लोग। अगर ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कलर का मतलब क्या होगा, कलर में क्या पास होगा, ग्रीन, तो वो वाला कलर उसको असाइन हो जाएगा। ब्लू पे करेंगे तो ब्लू, और यहाँ पे ब्लू असाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है? सर वैसे आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, बहुत बेसिक है। ठीक है, हम आने वाले सेशंस में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसका थोड़ा और अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए। पर आपको इसके लिए ये सारा जो चीज आज तक सीखा है हमने जावास्क्रिप्ट का, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल्स, लूप्स, और डॉम की सारी मेथड्स, और उसका टेक्स्ट कैसे एक्सेस करना है, चेंज कैसे करना है, और उसके एट्रीब्यूट एक्सेस और चेंज कैसे करने हैं, और साथ ही साथ उसके जो स्टाइलिंग है उसको चेंज कैसे करना है, तो जो कि हमने आज के सेशन में देखा है ना? तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए वन बाय वन। तो भी ये जो है, आ, तो बहुत बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। हम्म,
ठीक है, इतना ले लीजिए अभी तो। ले लिया। बी। ये आएगा क्या सारा? ठीक है, इतना ले लीजिए इसका। क्यूरी सिलेक्टर ऑल नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना ले लीजिए, फिर क्यूरी सिलेक्टर ऑल का देखते हैं। डन। अभी लास्ट है क्यूरी सिलेक्टर ऑल। ले लीजिए। इसका आ जाएगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसका जस्ट मिनट, हाँ थोड़ा छोटा करते हो इसको। या फिर एक नीचे वाला पैराग्राफ हटा देते हो आप, क्या कीजिए उसमें जो भी कंटेंट रखना है वो ऐड कीजिए। पैराग्राफ रखता हूँ। मेन तो कोड यही वाला है। हाँ, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इस और को थोड़ा ट्रायल एंड एरर करके देखना है। अलग अलग एलिमेंट्स रख के उसके एट्रीब्यूट को, स्टाइल को चेंज करके देखिए। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं।